काफी इम्प्रूव किया सर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल? जी सर। थैंक यू। सर इनके राइट हैंड में खदशा है कि Where are all the reports? I mean, सारी रिपोर्ट्स किधर हैं? जी सर कुछ तो आ गई हैं और कुछ अभी आने वाली हैं। इसके साथ कौन है? जी कोई हमसाई थी, वो छोड़ गई। आप जानती हैं ये कौन? जी नहीं सर। ये कौन है सर? जब आपको पता ही नहीं तो रहने दें। इनको फौरन रूम नंबर 4 में शिफ्ट करें। सर वो तो वीआईपी रूम है। वीआईपी के सर पे सींग नहीं होते। Okay? जी सर ठीक है। देखें जी, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ मिस हुस्न बेगम किस वार्ड में? देखें जी, यहाँ सारी बेगमें ही होती हैं। कोई जन्नत बेगम, कोई रियासत बेगम, बेगम से कम तो कोई होती नहीं है। नहीं, वो हमारी फिल्मी दुनिया की बड़ी मशहूर अदाकारा है। ओहो, ये सब उनके बारे में पूछ रहे हैं जो वीआईपी वाले कमरे में है। अच्छा, तो आप सीधी तरह कहे ना कि आपने फिल्म स्टार हुसैन आरा बेगम से मिलना है। वो जी वीआईपी रूम नंबर 4 में है। शुक्रिया। किसी दिल वाले ने आपकी खबर छापी थी तो पता चला कि आप कौन है? मुझे मालूम था आप मुझे पहचान नहीं सकेंगी। अब तो आवाज से पहचान लूं तो शायद, वरना आवाज दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना योम भर का सफर रायगां तो है। रायगां तो अब हो गया तसव्वुर साहब। यही नाम है या कुछ और? तुम नाम बदलते रहते थे ना? मुझे अब तसव्वुर शेख कहते। बैठो। तुम
ऐसे तो नहीं थे। अब मैं अपने आबाई गांव में रहता हूं। हीर वारिस शाह का तर्जुमा कर रहा हूं अंग्रेजी में। बगैर सुर के अंग्रेज को हीर क्या पढ़ाओगे? आपकी बातें बिल्कुल उसी तरह की है। तुम सुनाओ, कहाँ तक पहुंचे? कितने इश्क किए और कितनी शादियां? ना हरजाई बन सका और ना ही आशिक। खैर, छोड़िए इस बात को। ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? ऐसे है जैसे दीवार पर धूप का आखिरी किनारा सरकता जा रहा हो। यहां तो दीवार ही गिरने को है। मुझे याद है जब तुम। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बात यह है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। खुदा का शुक्र है। जी, क्या कहा आपने? बस आप ही बाकी बचे थे, वरना बाकी सब लोग तो ये जुमला कह के फारिग हो चुके थे। शुक्र है आपने भी कह दिया। लेकिन मैं तो बहुत संजीदा हूं। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। अच्छा, तो आप मेरा इंटरव्यू लेने के बहाने इजहार इश्क करते हैं? नहीं जी, इंटरव्यू करना तो मेरा पेशा है। आप सिर्फ इश्क पेशा है। मैंने पहले कभी किसी से ऐसी बात नहीं की। मोहब्बत कैसे हो जाती है, जरा मुझे भी बताएं। आहिस्ता आहिस्ता, पकने वाले फल की तरह। आपको शादी कर लेनी चाहिए। मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं आपसे शादी। मैं तो बहुत मसरूफ औरत हूँ, आपको तो कोई हांडी रोटी वाली चाहिए। असल में तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने आया था, लेकिन फिल्मी सहाफी बन गया हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरी किस्मत नहीं बदल सकती आपकी किस्मत। पहले अपना हुलिया तो दुरुस्त कीजिए, और जब बाहर जा रहे हूं तो जरा ख्याल रखिए, कुत्ता खुला हुआ है। आप कहाँ खो गई थी? मैं चाहता हूं कि आप बोलती जाएं और मैं आपकी बायोग्राफी लिखता जाऊं। क्या रखा है? यादों की एक टोकरी है मेरे पास, पता नहीं क्या क्या इसमें जमा है। मुझे तो आज तक वो वायलिन की आवाज नहीं भूलती जो साथ वाली हवेली में कोई बजाता रहता था। अक्सर यादों के पर्दे के पीछे उसका साया नजर आता है। बहुत कुछ है, मैं जानता हूं। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे मैं यादों की ट्रेन में अकेली बैठी हूं और वो गुजरती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे वही तांगा है और मैं अंदर बैठी हूं और तांगा चलता जा रहा है। मालूम नहीं मुझ में ये जुर्रत कहां से आ गई थी कि उस फरेबी के साथ घर की दहलीज पार करके कहां पहुंच गई।
यार ये बहुत ठंडा रिदम है, इसको जरा फास्ट रखो। चलंतर दा दिनक दिन दा दिनक दिन। तो ये बीबी सिंगर बनने आई है। मास्टर, इनकी आवाज तो टेस्ट करो यार। शौकिया फनकार ने क्या गाना होता है? बहरहाल बीबी, आप क्या गाएंगी? बस जी जरा शर्मा रही हैं। वो मेरा ख्याल है कि इनसे कोई फोक धुन शुन वाले वो गा लेंगी। आप कौन साहब हैं जी? ओ यार, ये एक सिफारिशी है, हीरो बनने है। तो आपका यहाँ क्या काम? चलो छुट्टी करो यहाँ से। आप चलें, मैं बाद में आपका टेस्ट लूंगा। बीबी, लंग आजा पतन चनादा यार, ठीक है? शुरू करें। लंग आजा पतन चनादा यार, लंग आजा पतन चनादा, लंग आजा पतन चनादा यार, लंग आजा पतन चनादा। अगर आप बुरा ना माने तो नकाब हटा कर गाएं। मुंह बेशक आप दूसरी तरफ कर लें। हाँ ठीक कह रहे हैं। नाम क्या है आपका बीबी? कोको। तो थोड़ा आप नकाब सिरकाएं ना। आप फिल्म में काम करेंगे? मेरी तरफ से इनकी आवाज पास है, सुर भी ठीक है और मेलोडी भी है। मगर मेरा ख्याल है मैं इन्हें हीरोइन का चांस दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप खामोश रहें, बस इनको बोलने दें। फिर मैं कौकब से हुसनारा बन गई और घर की दहलीज चना का पतन जिसे मैं लंग आई थी। अब आपकी यादों की किताब तो खोली गई है, तो फिर जैसे जैसे याद आता है वैसे बताती जाए। वो लड़का जो मुझे घर से लेकर आया था काफी अरसे मेरे पीछे पड़ा रहा, मगर फिल्म इंडस्ट्री ने उसे भगा दिया। फिर कभी नजर नहीं आया वो। और फिर मेरी पहली ही फिल्म ने मुझे स्टार बना दिया। मैंने कहा ना कि मैं बहुत थक कर आई हूँ, आप लोगों को इंटरव्यू नहीं दे सकती। बस एक सवाल, आप जज्बाती लड़की का रोल बहुत अच्छा करती है। ये सवाल है या आपकी राय? अब भला मैं क्या कह सकती? आप लोग सब बाहर तशरीफ रखिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। शुक्रिया। हाँ। आप अरे आप बड़े अरसे के बाद नजर आए। जी, मैं आजकल एक रसाला निकालता हूँ। अच्छा, मगर आप तो मेरे साथ हीरो बनने आए थे। बस फिर किस्मत की बात होती है। अब मैं एक फिल्मी रिसाले का एडिटर हूँ और आपसे इंटरव्यू करने आया। आपने अभी देखा नहीं कि मैंने कितनी मुश्किल से उन लोगों को यहाँ से रवाना किया है? लेकिन मेरे पास बहुत वक्त है, आप आराम करें, मैं बैठता हूँ। मालूम नहीं इतना पैसा हमारे मुल्क में कहां से आ गया था जो मेरे कदमों में निछावर होने लगा। हम लोग तो एक गरीब मुल्क समझे जाते थे, लेकिन नहीं, हमारे लोगों के पास बहुत पैसा था। शायद वो उनकी मेहनत की कमाई नहीं थी, वो बड़ी बेदर्दी से फिल्मों पर और मुझ पर लुटाना चाहते थे। ये सिर्फ एडवांस है,
आई समझ? गिनना तो मुश्किल होगा, बस आप रख ले। मगर भट्ट साहब मैं क्यों रख लूं? जी पैसा पानी की तरह होता है, अपनी जगह खुद बना लेता है। आप रख ले। आई समझ? मैं समझी नहीं। आपके फन की नजर है, कदरदान लोग हैं हम। माफी चाहती हूं मैं, आप ये ले ही जाएं। अच्छा तो फिर यूं समझे कि मैं आपके लिए फिल्म बना रहा हूं, उसका एडवांस है। रसीद बेशक ना दें, हम रसीदी काम करते ही नहीं। मगर भट्ट साहब आप मेरे लिए फिल्म क्यों बनाएंगे? ओहो, समझे ना जी, आप हमको अच्छी जो लगती हैं। आई समझ? क्या कारोबार करते हैं आप? बस ऐसे ही है, कारोबार का शुगर पानी हो जाता है। मैं कहानी देखकर फिल्म साइन करती हूँ। हो जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? जब आप होगी तो कहानी तो बारी जाएगी ना। मगर ऐसी कहानी मैं बनाना नहीं चाहती। ऐसे ही लोग बोरियां भर भर के पैसे ला रहे थे। पता नहीं इतना पैसा कहां से आ रहा था। ना कोई रसीद, ना कोई अता, ना पता। क्या ये लोग जो थे ये वाकई फिल्म बनाने के शौक में आते थे? नहीं नहीं, सिर्फ पैसा खर्च करना चाहते थे। कोई और जगह जो नहीं मिलती थी पैसा खर्च करने के लिए। कौन थे ये लोग जो पैसा खर्च करना चाहते थे? मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे दरख्तों पर पैसे लगे हुए हैं। और तो और एक पुलिस के अफसर मेरे पास आए। मैंने अपने असिस्टेंट की सिफारिश की थी उनसे। वो आपकी सिफारिश पर मैंने उसे छोड़ दिया था। बहुत शुक्रिया, वो गरीब बेकसूर था। अगर आप हुक्म करें तो हम जेल के सारे दरवाजे खोल दें। आप बादशाह हैं, कर सकते हैं। ये कीमती सा सेट है, मैं आपके लिए लेकर आया था। हम तो नकली जेवर पहनने के आदी हैं। आप इसे अपनी बेगम के लिए ले जाएं। इसे मैंने आपके लिए खरीदा है। आप ये खरीद सकते हैं? क्या तनख्वाह है आपकी? छोड़िए जी, कौन लेता है तनख्वाह? वो तो शायद मेरी धोबी के बिल के बराबर हो। तो आप रिश्वत लेते हैं? क्या ख्याल है आपका? अगर मैं रिश्वत नहीं लूंगा तो मेरी जगह कोई और ले लेगा। जिस तरह अगर आप इस सेट को कबूल नहीं करेंगी तो कोई और कबूल कर लेगी। इसे तो बहरहाल मेरे हाथ से जाना है। अच्छी लगी हमें आपकी ये बात। कम से कम आप सच तो बोलते हैं। ये दरअसल मैंने कातिल के वारिसों से लिया है। जो कोई कत्ल करता है उसे कुछ ना कुछ सजा तो मिलनी चाहिए, और ये सेट उसकी सजा है। और मुझे इसमें से एक बदनसीब के खून की बू आ रही है। बता जो दिया मैंने, वरना इसमें से किसी को कोई बू नहीं आती। इसे तुम रखो या मैं, एक ही बात है। हम दोनों से कोई नहीं पूछेगा कि ये कहां से आया है। आप इसे यहां से ले जाएं, अपनी बीवी को दे दें। वो यकीनन आदी हो चुकी होगी इन सब चीजों की। और वाकई यहां कोई किसी से नहीं पूछता था कि भाई तुमने ये सब कहां से हासिल किया। ये इतनी बड़ी कोठियां, ये बंगले,
ये गाड़ियां, ये ऐशो इशरत कहां से आ गए? कैसे हो गया ये सब? कोई नहीं पूछता था। सब अपने अपने थैले भरने में लगे थे। लगे क्या थे? अब भी ऐसे ही कर रहे। हाँ, मुझे तो सिर्फ अपने जमाने का पता है, जब मेरी खुशबू थी और बड़े बड़े खानदानी रईस मुझसे शादी करना चाहते थे, मगर मुझे तो सिर्फ उस वायलिन की आवाज अपनी तरफ खींचे चली जाती थी। उसी जमाने में एक चौधरी साहब थे, सियासत भी करते थे। एक दिन अपने मैनेजर को मेरे पास भेजा। ये गाड़ी की चाबी है जी, चौधरी मुंसफ अली साहब ने भेजी है आपके लिए खास। ये चौधरी मुंसफ अली ने इंसाफ नहीं किया हमारे साथ, सिर्फ गाड़ी की चाबी भिजवा दी, किसी महल की चाबी नहीं भिजवाई हमारे लिए। वो जी, वो खुद तशरीफ लाने के लिए इजाजत चाहते हैं आपसे। उनसे जाकर कह दो कि हर ताला इस चाबी से नहीं खुलता। कुछ ताले ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई चाबी नहीं होती। फिर वो खुद आ गया। लो जी, हम खुद ही दरखास्त लेकर हाजिर हो गए हैं। तशरीफ रखें और बताएं कि हम किस लायक हैं। आपको तो पता ही है कि हम खुद ही मिनिस्टर वगैरह नहीं बने हुए, बल्कि कई बाल के अपने मिनिस्टर लगे हुए हैं, और अपना तो शौक ही दूसरा है। आपका शौक तो घोड़ों या कुत्तों का होगा। ओ नहीं जी, बस हम तो आपसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं। अब हम समझे, आप तो हमारे क्या सबके सरदार हैं। नहीं जी, हम तो यके अज परिस्तारान हुस्न आरा हैं, बल्कि अंजुमन मुहिब्बान हुस्न आरा के सदर हैं। आप यकीनन हमें दूसरी या तीसरी बीवी बनाने आए हैं। काश आप हमें पहली बीवी बनाने आते। तो फिर आप यूं समझें कि ये पहली पहली शादी है हमारी। मुरब्बे, बागात, हवेलियां सब आपके हैं। आपका वक्त बहुत कीमती है। आपने मिलें लगानी होंगी, कर्जे लेने होंगे। आप तशरीफ ले जाएं। हमने बहुत लगवा ली मिलें और फैक्ट्रियां, अब आप लगवाएं। हम फनकार लोग हैं, हमें इससे क्या। आप जाए अमेरिका, जायदादें बनाएं। जिसके पास भी हराम के 4 पैसे आ गए, वो मेरे पास शादी का पैगाम लेकर आने लगा। एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने एक दिन मुझे चाय पर क्लब बुलाया। जब मैं बीए में था तो मेरी शादी हो गई, फिर मैंने एमए किया, मुकाबले का इम्तिहान दिया। वो मुझसे 15-20 साल बड़ी लगती है, खुद भी शर्मिंदा शर्मिंदा सी रहती है। आपके बच्चों की माँ तो है। बच्चे वही मेरे बाप लगते हैं। सब कुछ तो दे दिया है उन्हें, अब क्या ये मेरा हक नहीं कि मैं भी एक अच्छी जिंदगी गुजारूं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन आप मुझे अपनी सरकारी कोठी में तो नहीं ले जा सकते। आप तो मुझे उस कोठी में ले जाना चाहते हैं जो आपने खुदा मालूम किस नाम से खरीदी होगी। अरे साहब, मेरी इतनी कोठियां हैं कि समझ नहीं आता किस किस के नाम करूं। कौम की अमानत कौम को वापस कर दीजिए। आप क्या कह रही हैं? ये बड़ी मेहनत से कमाई है मैंने। हर कोई
कोई मुझे दूसरी बीवी का दर्जा देना चाहता है, और वो भी हलाल की कमाई से नहीं, हराम की कमाई से। अरे ये आप हराम हलाल के क्या चक्कर में पड़ गई? देखिए, मैं अमेरिका का अपना फ्लैट आपके नाम कर दूंगा। आपको बीवी की नहीं, पार्टीज के लिए एक साथी की जरूरत है। इसका मतलब है कि सारे लोग जो होते हैं वो अपनी बीवियों से बेजार होते हैं। नहीं, बेईमानी करना चाहते हैं। क्योंकि बेईमानी से दौलत जो जमा कर चुके होते हैं। एक सौदागर जिसने आधे शहर की प्रॉपर्टी खरीद ली थी, एक दिन मेरे पास आया और मेरे कदमों में बैठ गया। देख, मैं तेरे को बोलता हूँ, मैं तेरे को पहले भी बोली ला, अब भी बोली ला, मैं इधर बैठ गया हूँ। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं नहीं उठूंगा जब तक तू हाँ नहीं करेगी। मैं इधर मर जाऊंगी, मेरी खबर इधर निकलेगी। क्या बोली ला? सेठ साहब, आप पहले दिल के मरीज हैं, ऐसा ना करें। मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। अभी मेरी से शादी बना ले, मैं तेरे को 3 पलाजे बन दूंगा, और तीनों कमर्शियल, एक सोखापुरा में, एक रावलपिंडा में, एक कराची में है। आप मुझसे शादी करके मशहूर होना चाहते हैं? अभी मशहूरी की क्या बात है? अभी मेरे पास रोकड़ो है, बहुत पैसा है, मैं जितना मर्जी पैसा खर्च के पब्लिक सिटी कर सकता हूँ अपनी। मगर मेरे साथ शादी बहुत बड़ा वाकया बन सकता है। मैं इसीलिए तो शादी ये सब कुछ क्यों देना चाहता हूँ। मैं तेरे को गुल्लू बरक वाली खोटी भी दे देता हूँ, सवा रेड काड़ी भी दे देता हूँ, और क्या चाहिए तेरे को? मेरे से शादी बना ले। शेख साहब, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मेरे पे इतना पैसा मैंने काय वास्ते कमाया? अभी इतना रोकड़ो है, अभी मैं सोसाइटी में अपना मकान चाहता हूँ, स्टैंडर्ड। हाँ, मगर मैं आपके लिए सीढ़ी नहीं बन सकती। कोई ऐसा भी आपको मिला जिसपे आपको तरस आया? हाँ, एक स्टूडेंट एक फंक्शन पर मिला था, फिर वो मेरे घर भी आ गया था, मगर उसे तरक्की करने की बड़ी जल्दी थी। जी, मैं कंपटीशन का इम्तिहान दे रहा हूं। ऑफिसर किस लिए बनना चाहते हो? अपनी महरूमियों का इंतकाम लेने के लिए, तरक्की करने के लिए, जायदाद बनाने के लिए। मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ? वो जी, आपसे मुलाकात हुई थी ना, मैंने आपकी तमाम फिल्में देखी। मेरी फिल्में मत देखा करो, अपनी तैयारी करो। वो जी, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये दिन तुम्हारे उधार की चाय पीने के हैं। शाबाश, जाओ अपनी महरूमियों का इंतकाम लेने की तैयारी करो। पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग इनकम टैक्स नहीं देते, बिल्कुल गलत कहते हैं। मैं खुद पूरा इनकम टैक्स देती रही हूं, मगर ये जो इनकम टैक्स वाले हैं ना, ये मेरे पास आकर मुझसे कहते थे कि हम आपको इनकम टैक्स बचाने के तरीके बताते हैं, आप क्यों इनकम टैक्स अदा करती हैं? एक इनकम टैक्स ऑफिसर की 6 कोठियां थी और बेशुमार मार्केटें। वो मेरे पास अपनी इस किस्मत आजमाने आया था। हमारे होते आप इनकम टैक्स पे करें? जी नहीं, ये कागजात हैं और ये चेक है।
मैंने चेक भर दिया है, आप जमा करा दें। ये चेक आप रखें, बाकी कागजात मैं खुद तैयार करूंगा। ठीक? आपने ये क्या किया? सभी करते हैं, सब लोगों के कागजात मैं खुद तैयार करता हूं। लेकिन जब मैं टैक्स जमा करा सकती हूँ, अदा कर सकती हूँ, तो क्यों ना करूं? आपके पास अगर पैसे ज्यादा आ गए हैं तो आप इस तरह कीजिए, मेरी तरफ से आप ज्वेलरी खरीद लीजिएगा। मैं समझ गई कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। बूझें तो जाने। आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है, आपने बहुत सी कोठियां बनवा ली हैं, बहुत सी दौलत जमा कर ली है, और इसीलिए आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, यही ना? अरे आप तो वाकई, आप तो वली हो गई हैं। तौबा तौबा तौबा, मैं वली नहीं हूं, मैं तो एक गुनाहगार औरत हूं। तो अब क्या इरादे हैं आपके? हम खुद तो अमीर हो गए, लेकिन हमने अपने मुल्क को गरीब कर दिया। आप मेरी फिक्र छोड़ें और अपनी नाजायज दौलत पर पर्दा डालने की कोशिश करें। वो एक आम सा इंजीनियर था, लेकिन उसने करोड़ों रुपए की कोठियां बनवाई थी। कौन पूछने वाला था? पूछने वालों ने अपनी जो कोठियां बनाई हुई थी। नहीं, मैंने पूछा था, मगर वो उसे मेरी अदा समझा था। अजी, आपकी इसी अदा के तो हम दीवाने हैं। ये जो पैसा आता है ना, ये गैब से आता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ छप्पड़ फाड़ के आता है ये पैसा। ये छप्पर जो फटता है, ये किसका होता है? अपने मुल्क का या? छोड़िए आप इन बातों को, आपको सिर्फ आम खाने से गर्ज होनी चाहिए। मैं तो 10 लाख की कोठी आपके नाम लिख रहा हूं। क्या सारे इंजीनियर इसी तरह तरक्की करते हैं? बाजे बाजे तो मुझसे भी आगे निकल गए। आप जैसे लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग मेरे मुल्क का सरमाया जो है, वो मेरी तंज समझ ना सका। अब मैं आपसे एक जाती सवाल पूछ सकता हूं? ये जो मैंने अब तक कहा है, ये सब कुछ जाती ही है। नहीं, मेरा मतलब है कि कभी आपको किसी से मोहब्बत हुई या किसी से आपने मोहब्बत की हो? मालूम नहीं उसे मोहब्बत कहते हैं या नहीं। हमारे एक डायरेक्टर होते थे, बड़े ही लायक आदमी थे। मैं उनसे बहुत मुतासिर थी, हर वक्त उनके आसपास रहने को जी चाहता था। बहुत ही शाइस्ता आदमी थे, पढ़े लिखे। अपनी बातों से जादू कर देते थे। पता है, उनकी नजर बहुत ही साफ थी। औरत को औरत नहीं, इंसान समझते थे। ये हम आपके लिए लाए। आप कब से खड़ी? एक उम्र से। ये क्या है? आपको तो यकीनन याद नहीं होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह, 5 नवंबर है आज। हमेशा भूल जाता हूँ। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।
बैठो ना। क्या है इसमें? खोल के देखिए। तुम्हें कैसे पता चला मुझे ये रंग पसंद है? हम तो इतना जानते हैं कि ये रंग आप पर बहुत सजता है। मेरा इतना ख्याल न रखा करो। आपकी बीवी बहुत खुशकिस्मत है। कितना जानती हो मेरे बारे में? अभी सिर्फ एक फिल्म में तो काम किया है मेरे साथ। जानने के लिए तो एक निगाह ही काफी है। बस उसी एक निगाह से तो बचता रहता हूं मैं। वो उसी एक निगाह से ना बच सका। कसूर मेरा था। औरत जब मर्द को एक धुंधला सा रास्ता दिखाती है तो वो आंखें बंद करके उस रास्ते पर दौड़ पड़ता है। उसके साथ भी यही हुआ। उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी से आग जल उठी, लेकिन मैं तब तक संभल चुकी थी। ओहो, तुम यहां बैठी हो, मैं सारे स्टूडियोज में ढूंढ के आया हूं। वो हुस्नारा आज तक कभी ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन अब आज एक फैसला कर लिया मैंने। लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया है। क्यों? किस लिए? आपकी बीवी बहुत अच्छी है। वो जिस तरह से आपका ख्याल रखती है मैं नहीं रख सकती। नहीं, मुझे किसी की केयर की जरूरत नहीं है। कीमती चीजों की हिफाजत न की जाए तो वो खराब हो जाती है। वो जिस तरह से आपको संभाल संभाल कर रखती है मैं नहीं रख सकती। और वैसे भी कीमती चीजों को छूते हुए मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि वो कहीं गिर ना जाए। बहरहाल वो कीमती शय समझ लें कि आपके हाथ से गिर के टूट गई है। कभी कभी हुस्नारा, कभी कभी ज्यादा एहतियात से भी चीजें गिर जाया करती हैं। मैंने ठीक किया था या गलत, लेकिन एक सहाफी को मुझसे बहुत हसद हो गया था। उसने तो मेरे खिलाफ एक मुहिम शुरू करा दी थी। बड़े स्कैंडल बनाए गए थे। आप सहाफी को जानती हैं? मुझे नहीं मालूम उसके पीछे किसका हाथ था। यार वो अपने आप को समझती क्या है? इतने हमने उसके फीचर छापे हैं, इतनी उसकी तस्वीरें छापी, लेकिन उसमें इतना गरूर है कि उसने कभी चाय तक नहीं पूछी। मगर इसमें तो कोई खास बात नहीं है। झगड़ा किस बात का था?
कल उसने फ्लोर पर मेरी बेइज्जती की। सिर्फ बेइज्जती नहीं बल्कि हमारे पेशा वराना फराइज के अंदर मुदाखलत की। यह तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि उसके खिलाफ एक करारदाद पास की जाए और उसके स्कैंडल उछाले जाए। लेकिन उसे सफाई का मौका जरूर देना चाहिए। यार तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? उस डायरेक्टर का जो घर उजाड़ रही, जिसके साथ मुस्तकिल आजकल वो नजर आती। खैर ये तो सबको मालूम है। हमें मिलके मुत्तहद होके उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू करनी चाहिए, लेकिन खामोशी से। तसव्वुर साहब, आप कहाँ खो गए? आप उस सहाफी को जानते थे? जी नहीं, मैं असल में उस वक्त कहीं और था। हाँ, मुझे याद आया। हमारे एक वजीर साहब थे, बड़े शर्मीले थे, तबीयत के बहुत अच्छे थे। एक दफा उनका मुझे पैगाम मिला कि अगर मैं अमेरिका जाना चाहूं तो वो मेरा नाम सकाफती वफ्द में शामिल कर देंगे। उनके पैगाम के पीछे जो पैगाम था वो मैं अच्छी तरह से समझ गई थी। उनसे कह दे मैं फारिग नहीं हूं, मेरी तो शूटिंग्स चल रही हैं, मैं वफ्द में शरीक नहीं हो सकती, बल्कि मैं शरीक होना ही नहीं चाहती। तो फिर आप ऐसे कीजिए कि इसका जवाब लिख दें। जवाब यही है, आप बता दें। ये सब कुछ छोड़ के आपने शादी की, वो नाकाम हो गई। आपको उस आदमी में क्या नजर आया था? तुम आखिर इस बात पर आ ही गए, मगर बड़ी ही स्टूपिड बात है। औरत कभी कभी ज्यादा एहतियात में भी मारी जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे उस आदमी की अंग्रेजी ने इम्प्रेस किया था। अब सोचती हूं तो बहुत हंसी आती है। कभी कभी खूबसूरत रैपर से इंसान धोखा खा ही जाता है। Sanara, believe me, you know, you have involved me in a way that no one else has ever managed to do. तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन। And when I think of the life with you, जिंदगी तुम्हारे साथ कितनी हसीन होगी। It will be something like a sweet dream. आप तुम तो शादी कर रहे हो। शायद poetry, you know, when one is in love, the poetry is there. और तुम तो हसीन इतनी हो, खुद ही शायरी करने को दिल चाहता है। मैं सोचता हूं कि हम मिलके एक सिम्फनी बनाएंगे और उसमें घंटों डूबकर एक दूसरे को महसूस करेंगे। We'll feel each other, and I'm sure you're gonna love it. तुम जब अंग्रेजी बोलते हो ना, तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। तुम तो दानिश्वर हो। But very controversial.
You know, sometimes people don't like my intriguing comments. पता है, हम एक दूसरे को समझने के लिए एक क्या कहते हैं उसे, इंटरप्रेटर वो रखना पड़ेगा, है ना? Oh no. एक बार हमें अंग्रेज ने लूटा और दूसरी बार अंग्रेज ही ने लूटा। कैसे? वो असल में क्या निकले? उसने जाली लेटर पैड और जाली फर्मों के दफ्तर बना रखे थे। ऐसे लोग किसी न किसी सीढ़ी की तलाश में होते हैं। जैसे मुसलमान बादशाहों ने अंग्रेज का धोखा खाया था, ऐसे मैंने अंग्रेजी का धोखा खाया था। थोड़े अरसे के बाद पता चला कि उसके तो कपड़े भी मांगे ये थे। लेकिन उससे अब क्या होता था? तब तो मेरी बेटी भी हो गई थी। बस अलबत्ता मैं धोखेबाजों से मोहतात हो गई थी। शूटिंग पैकअप हो गई मैडम, बस तशरीफ लाने वाली है। गल ऐसी करनी है कि दहशत पै जाए। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਟੈਕ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆ, शो बिजनेस ਦੇ शहजादे। एक हफ्ते से पहले मैं बिल्कुल डेट नहीं दे सकती, बहुत थक गई हूँ मैं। जी ठीक है मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। हम 8 प्रोमोटर्स की तरफ से आपको दावत देने आए हैं। ये हमारी अंजुमन के सदर हैं और मैं सेक्रेटरी हूँ। फरमाइए। हम ना आपकी ताजपोशी करना चाहते हैं। वड्डा जसन जी, बैंड बाजा भी होगा जी। मैं कोई शहजादी हूँ कि जो आप मेरी ताजपोशी करना चाहते हैं? अरे मैडम, आप तो बेताज मलिका हैं हमारी इंडस्ट्री की। आप जैसा फनकार तो सदियों में पैदा होता है। आप तो मलका जज्बात हैं जी। और वजीर साहब आपको ताज पहनाएंगे। आप मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये तो कारोबार है आप लोगों का। आप मेरे नाम पर चंदा इकट्ठा करेंगे, कार्ड बेचेंगे और एक टीन की पतरी सजा देंगे मेरे सर पर। आप लोग मेरी शोहरत का फायदा उठाना चाहते हैं। आज तक कोई फनकार हमारे साथ इस तरह पेश नहीं आया। मैं भी खूब जानती हूँ आप लोगों को। फ्रॉड हैं आप लोग। चाहिए यहां से। देखो जी, हमसे मत्था ना लगाओ। डंडी पट्टी कैम है हम। सब अखबार वाले वाकिफ हैं और हमारी इज्जत है। सब आपका बाइकाट करेंगे। आओ मेरे साथ। बस फिर अखबार वालों ने मेरा मुकम्मल बाइकाट कर दिया। मेरी फिल्में कम होती चली गई और मेरे मियाँ का ब्लड प्रेशर बढ़ता चला गया। तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो, मुझे बदनाम करने के लिए। अब पता चला है कि तुमने फिल्में क्यों कम कर दी। क्या पता चला है? इनसाइड स्टोरीज, तुम्हारे स्कैंडल्स अब आहिस्ता आहिस्ता अखबारों में आ रहे हैं। ये सब साजिश है। और वैसे भी हो सकता है कि इन सब बातों में तुम्हारा हाथ हो। यू डर्टी स्कीमर, याद रखो कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं बताऊं तुम्हें मैं कौन हूं? मैं
तुम्हारी बेटी का बाप हूं। आहिस्ता बोलो, ये मेरा घर है और मेरे घर में तुम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। तुम्हारा घर ताना देती हो, याद रखो। और जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, मैं तुम्हारा फिल्म साज नहीं हूं जिसे तुम ऊंची आवाज से डराती रहो। हुस्नार बेगम, आप फिल्मों से खुद अलहदा हुई थी कि उनकी नाकामी की वजह से आपको उनसे अलहदा किया गया था? ये तुम नहीं समझोगे। ये सब तो उसी दिन हो गया था जब एक फिल्म में मलका नूरजहां का किरदार मुझे दिया गया था। हाँ, लेकिन वो फिल्म तो कामयाब हुई थी। लेकिन मेरा सवाल उसी दिन शुरू हो गया था। मैंने कहा था आइए आइए, बिस्मिल्लाह। चौधरी साहब, मैं ये बताने आई थी कि ये रोल आप मुझसे ना ही कराएं तो अच्छा है। बहुत बड़ा रोल है और आप पर फिट आ रहा है। मैं डरती हूं कि अगर मैं नूरजहां बन गई तो दुआ के 2 हाथों से महरूम हो जाऊंगी, 2 फूल की पत्तियों और चिराग की लौ से महरूम हो जाऊंगी। ये आपका वहम है सरकार। कैसी बातें कर रही हैं आज? देखिए, भला रोल करने से भी कभी मुकद्दर बदलता है? बदलता है। आप देखिएगा कि मेरा अंजाम भी वही होगा। आप साइन करें जी, बिस्मिल्लाह करके छोड़े इन बातों को। मलका आलम नूरजहां बनाया जा रहा है आपको, और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सल्तनत, न तख्त, न ताज। मुझे तो बस दुआ के 2 हाथ चाहिए और सुरहाने एक दिया। अगर आपको यह बता दूं कि मैं आपके साथ शहंशाह जहांगीर बनना चाहता हूं, तो फिर क्या नूरजहां का मुकद्दर तो नहीं बदलेगा? ओ यार, बंद करो इसे। देखें हुस्नारा, फिल्म होती है, आप समझे ना प्लीज। बस तो फिर आप समझ लें कि मैं अपने हाथों से अपना चिराग बुझा दूंगी। आपको अपनी नूरजहां तो मिल जाएगी, मगर मुझे शायद रोशनी ना मिले। मुझे यकीन है मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मैंने सच कहा था, मेरा अंजाम भी वही होगा जो मलका नूरजहां का हुआ था। सोच में खो गई। आवाजें पीछा करती है, मेरा मजाक उड़ाती है,
मलका आलम के साथ भी यही हुआ होगा। सरफराज फरमाने के लिए मलके आलम, मलके आलिया, नूर जहां, मुंसिफ दौरा तशरीफ लाती है। होशियार बाश, सल्तनत हिंदुस्तान का आफताब। अब भी वो मलका अपने मजार से निकलकर कभी कभी देखती होगी कि सल्तनत का रंग ढंग बदल चुका है। वक्त रहा नहीं था कि हाथ बांधे खड़ा रहता। वक्त का सर नहीं झुकाया जा सकता, उसकी निगाहें रूबरू नहीं रखी जा सकती। वक्त तो खुद बादशाह होता है, उसकी शाही को सवाल नहीं होता। पर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले ने परे परवाना सोसत ने सदाए बुलबुले। बस तो फिर मेरा सवाल शुरू हो गया। जब उसने देखा कि मुझे फिल्मों से दिलचस्पी नहीं रही तो वो मेरी बेटी को ले गया। ये कैसे हुआ? मेरा मतलब है कि बेटी पे आपका भी तो हक था। मैंने सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी थी ताकि मेरा शौहर उस पर कब्जा ना कर सके, लेकिन उसने मुझ पर मुकदमा कर दिया। उसने कहा कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं है और वो मुकदमा जीत गया। मर्द था ना, इसलिए। औरत की कौन सुनता है? मैं उतरन पहनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने बिल्कुल नई चीज पसंद की थी और वो भी खोटी निकली। बीबी जी, बीबी जी, क्या बात है जमान? वो बड़ा जुल्म हो गया जी। वो छोटी बीबी को ले गए जी। कहाँ ले गए? वो हमेशा के लिए ले गए जी। क्या? बेबी क्या कहती थी? उस मासूम ने क्या कहना था जी, बस चुपचाप ही थी। बड़ी लेसियां लगाकर उसको साथ ले गए जी। वो नहीं चाहता कि मेरे लिए दुआ के 2 हाथ बचे। वो नहीं चाहता कि मेरे सरहाने कोई दिया जलाने वाला हो। वो नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई आंसू बहाए। उसने एक जिंदगी में 2 औरतों की जिंदगी तबाह कर दी। हाँ। मेरी इस बेबसी का तमाशा तुम भी तो देखने आए थे। हाँ, शायद
कुछ कुछ मुझे भी याद पड़ता है। लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है। मुझे नहीं मालूम तुम किस जज्बे के तहत आए थे। आया तुमको मुझसे वाकई मोहब्बत थी या तुम भी मौके की तलाश में आए थे, जैसे कोई आबी परिंदा समंदर के किनारे अपने शिकार की तलाश में घंटों बैठा रहता है। खैर, छोड़िए इस किस्से को। नहीं, मुझे याद करने दो। मुझे अच्छा लग रहा है। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरी जिंदगी का मफहूम मिल गया। जिंदगी का मफहूम इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। इसीलिए मैंने शादी भी नहीं की। कुछ सिरा ही नहीं मिला। सारी उम्र फिरता ही रहा। अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। जिंदगी के मानी तलाश करना छोड़े। शायद मैंने भी अभी यही सोचा। अगर मैं कुछ अर्ज करूं तो आप बुरा तो नहीं माने? फरमाइए। आप कहें तो मैं लड़की देखूं? आप चिराग लेके भी निकलेंगी तो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि वो आप खुद हैं। छोड़ें तसव्वुर साहब। मैं समझ रही थी कि आप बदल गए होंगे, मगर आप तो आज भी वही है। सारा जमाना मुझे भुला रहा है तो आप भी मुझे भुला दें। अपने सफर को खोटा मत करें। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी तक शादी नहीं की तो मैं मान लूंगी, लेकिन इसकी वजह मैं नहीं हो सकती। खैर, छोड़िए इस किस्से को। अगर ये भी बता दिया तो फिर रह क्या जाएगा। फिर मुझे डिप्रेशन का हमला हुआ और मैंने एक बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की, मगर उस रोज अगर अचानक नौकर छुट्टी से वापस ना आता तो मैं अस्पताल की मोहताज कभी ना होती। लेकिन शायद मलका आलम की तरह मेरी किस्मत में भी अंधेरे लिखे हैं। फिर एक दिन मैं अपने पुराने घर पर जा खड़ी हो गई। अंदर जाने से डर रही थी, आखिर चली गई। वहां कुछ और लोग आबाद थे। वो सब कुछ जो मैं छोड़ गई थी गुम हो चुका था। शोला सजल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो, मैं कब कजा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। शोला सजल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो।
अपनी हवेली में वो सारी पुरानी आवाजें हमारे इर्द गिर्द मुंडलाने लगी, जैसे मालिक जरा देर के बाद घर आए तो परिंदे इर्द गिर्द पर फैलाने लगते हैं। हुस्नारा बेगम, हर सफर के लिए कुछ ज्यादा राह तो रखना चाहिए। आपने क्या किया? ना कोई राजदां बनाया और ना ही कोई मेहरबान, ना आखिरी वक्त के लिए कोई लाठी और ना ही सहारा। हमारे इर्द गिर्द सच्चे लोग पहुंच ही नहीं सकते थे। जो भी आया वो भी आया। सच्चे लोग डरते जो थे, इसलिए वो करीब नहीं आते थे। हमारे पास इतनी तेज रोशनी थी कि परवाने तक नहीं आए। परवाने तो धीमी लौ पर आते हैं ना। हुस्नारा बेगम, हम आपकी चमक पर फरेफ्ता नहीं हुए थे। हम तो उस लड़की पे दीवाने हुए थे जो पहली बार हमारे सामने अपना नकाब उलट कर आई थी। तसव्वुर साहब, कूड़े के ढेर में अगर हीरा छुपा हो तो किसे नजर आ सकता है? हमें आपके दावे से इनकार नहीं है, लेकिन हमने तो आपके लिए चिल्ले भी काटे थे। तो बस फिर आपकी ही बददुआ लगी है जो हमारी ये हालत हो गई है। ऐसे ना कहिए, हम भी उस वक्त कोई इतने अच्छे नहीं थे। बस ऐसे ही थे। नहीं तसव्वुर साहब, काश हमने आपको उस दिन घर से ना निकाला होता। तसव्वुर साहब, अब आप चले जाएं, यहां मत आया करें। मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं दौलतमंद नहीं हूं, आपकी फिल्मों का हीरो नहीं हूं, किसी रियासत का शहजादा नहीं। आपने ये कैसे सोच लिया कि वो सब मुझे पसंद है? तसव्वुर साहब, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? एक कलम से रोजी कमाने वाले के साथ आपकी कैसे मोहब्बत हो सकती है? ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए। जिन लफ्जों, जिन मुकालमों को बोल के आप इतनी बड़ी फनकारा बनी, ये भी इसी कलम से निकले। आप इन लफ्जों की तौहीन कर रही हैं। आप कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। हाँ, छोड़िए। फिर क्या हुआ? फिर मैंने वो
घर छोड़ दिया और एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगी। ये मेरी गुमनामी का सफर था। मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। साथ वाले घर से एक बच्ची आ जाया करती थी मेरे पास, मेरे काम कर देती थी। उसकी कोई सहेली नहीं थी, सो मैं उसकी सहेली बन गई। क्या बात है शाइस्ता बेटी, कोई काम है मुझसे? आंटी वो ना एक लड़का है। कौन लड़का? इसी मोहल्ले का है। वो ना मुझे कॉलेज जाते हुए देखा करता था। ये तो बड़ी बुरी हरकत है। मगर आंटी वो अच्छा है, उसने मुझे खत भी लिखे हैं। बेटे जो लड़के ऐसी हरकतें करते हैं ना वो अच्छे नहीं होते। तुम उसके किसी खत का जवाब ना देना। मगर आंटी वो कहता है मैं मर जाऊंगा। बेटे ऐसे लड़कों पर एतबार नहीं करते, ये सब झूठ है, फरेब है। जो मर्द औरतों के लिए खूबसूरत जाल बुनते हैं वो शिकारी होते हैं, उनके जाल में ना आना। मगर वो तो कसमें खाता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि वो झूठा है। कुछ लोग अंग्रेजी बोलकर फरेब देते हैं और कुछ लोग। क्यों किया? मैं कुछ सीख ही लेती। सीखने की इसमें क्या बात है? यहाँ पे किसने सीखा है? हर कोई पैदाइशी फनकार है। मुझे तो कुछ नहीं आता, क्या करूंगी मैं? यहाँ पे कौन सी एकेडमियां हैं जहां तुझे सीखना पड़े? हैं? क्यों फिक्र करती है? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आ जाएगा। पहले आप मुझे बताएं, मेरी माँ कहाँ है? भाई वो खुद ही रूपोश हो गई। मैंने तो बहुत तलाश करवाया। मेरा ख्याल है वो ये शहर ही छोड़ गई है। अच्छा किया उसने, क्या दिया इस शहर ने उसे? इस शहर ने उसे शोहरत, दौलत, इज्जत सब कुछ दिया। उसे खुद ही रास नहीं आया। नहीं, आप उसके कातिल, सब कुछ आपने किया है। नहीं नहीं बेटा, अब तू कुछ जानती नहीं है और मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वरना। प्लीज पापा, माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। अरे इसलिए तो कुछ कह नहीं रहा। वैसे तेरी मां थी बहुत गुनी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी वो। तेरे में उसी की रूह है। देखना देखना बेटा, तू कैसे चमकती है। सब कुछ मिलेगा तुझे, इज्जत, शोहरत, दौलत। चल चल बिस्मिल्लाह कर, तेरी पहली पिक्चर है। चल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। हैं? ये ले पेन, चल चलना। शाबाश शाबाश, साइन करना। बस मैंने तो सुना है या कहीं अखबार में देखा है कि उसकी फिल्में हिट हो गई हैं। आपका दिल चाहता है उससे मिलने को, या कभी दिल में लहर उठती है कि उसको जाके मिलूं? तसव्वुर साहब, दिल का क्या पूछते हो? कब से वो दरिया ही सूख गया जिसमें लहर उठती थी। अब तो सिर्फ रेत है, मुट्ठी में भी, पांव के नीचे भी और दिल की जमीन पर भी। आपको खुशी है उसकी कामयाबी पे?
तो सिर्फ फ्लैश जली है, फ्लैश को बुझना भी है। बस यही खौफ है कि मालूम नहीं उस पर कब फ्लैश बुझे। ख़वातीन व हज़रात, अब दिल थाम के बैठें। अब मैं उस शख्सियत को दावत दे रहा हूं जिसके एजाज में यह तकरीब सजाई गई है। आज की शाम जिसके नाम है, उस हस्ती के तारुफ की जरूरत तो नहीं है, लेकिन यह बताना जरूरी है कि उनका ताल्लुक एक फनकार घराने से है। इनकी वालदा माजी की सुपरस्टार हुस्न आरा बेगम हैं। इन्हें फन विरसे में मिला है तो तशरीफ लाती हैं अपनी पहली फिल्म आखिरी किनारा की कामयाबी का अवार्ड हासिल करने मिस जहां आरा। थैंक यू। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। काश आज मेरी माँ होती, मैं उनसे कहती कि मैंने आपके फन का चिराग बुझने नहीं दिया। मैं इस अवार्ड की हकदार नहीं, ये तो मुझे विरसे में मिला है। कोई नहीं बताता कि मेरी माँ कहाँ है। वो होती तो मैं ये अवार्ड उनके कदमों में रखती। मैं तो सिर्फ उसका एक साया हूं। देखने वालों ने मुझे पसंद नहीं किया, मेरी माँ के फन के साये को पसंद किया है। इसी तरह एक दिन मुझ पर भी फ्लैश जला था और फिर बुझा था। अब फिर मैंने जहानारा की शक्ल में जन्म लिया है। हुस्नारा का ये दूसरा जन्म है। अब देखना ये है कि जो दौलत का सैलाब मेरी जानिब बढ़ा था, जहानारा की तरफ बढ़ता है तो क्या वो उसे कबूल करती है या नहीं। सुनारा बेगम, वो दौलत तो किसी और ही तरफ चली गई। जिस हाथ आई थी उसी हाथ चली गई। नहीं तसव्वुर साहब, वो हमारी दौलत है, हमारी दौलत थी। वो तो सिर्फ गलत हाथों में चली गई थी और साया हो गई। उस दौलत को तो लोगों के काम आना चाहिए था। तसव्वुर साहब, अगर वो दौलत सही रुख पर जाती तो करोड़ करोड़ रुपए के बंगले ना बनते, अस्पताल बनते, स्कूल बनते, यूनिवर्सिटियां बनती, कारखाने बनते, एकेडमियां बनती। खैराती अस्पतालों में फनकार इस तरह ना मरते। वो पैसा जो मेरी तरफ आया था उसे तो कहीं और खर्च होना चाहिए था। क्या इसी को तरक्की कहते हैं कि बड़े बड़े प्लाजे बनाए जाएं, होटल बनाए जाएं और कारें बनाए जाएं, या फिर तरक्की उसे कहते हैं कि स्कूल बनाए जाएं, एकेडमियां बनाई जाएं, यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं, कारखाने बनाए जाएं।
मेरी तो बस आखिरी रील चल रही है। अभी अपनी शूटिंग पैकअप होने वाली है। अभी अभी आवाज आएगी, लाइट्स ऑफ। लेकिन ये बात जरूर लिख देना तसव्वुर साहब कि हमें बड़ी बड़ी कोठियों की जरूरत नहीं है, हमें बड़े बड़े होटलों की जरूरत नहीं है, हमें बड़े बड़े प्लाजों की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल चाहिए, कारखाने चाहिए, एकेडमियां चाहिए, यूनिवर्सिटियां चाहिए। कहां का पैसा कहां खर्च कर दिया जालिमों ने। हमें अमीर नहीं होना चाहिए था, हमारे मुल्क को तो सिर्फ खुशहाल होना चाहिए था, सिर्फ खुशहाल। ये सब लिख देना, ये सब लिख देना तसव्वुर अली। मुझे तो इससे फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल को तो सुकून आ जाएगा कि जो बात मैं बरसों से कहना चाहती थी मैंने कह दी। ये आपकी तस्वीर है मेरे पास। इस पे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। तसव्वुर। तसव्वुर भी चला गया। किसी की आँख जो पूर्णम नहीं